Good afternoon and welcome everyone to this session on building portfolio through equity SIP. I, Piyush Nagda, welcome you all on behalf of Prabhudas Leather and our team consisting of Devang, Manoj, who have taken a lot of efforts in organizing this webinar. And आज का जो webinar है हमारा वो बहुत interesting रहने वाला है because I am going to talk about some very simple strategies जिससे आप काफी अच्छी wealth creation कर सकते हैं. And I will try to keep my webinar language in Hindi plus English both so that all the audiences typically can connect with the concepts. So going forward, I'll just begin with this first slide which everyone can relate with. कि हमारी लाइफ में ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड these are big financial decisions in our life. हर किसी का सपना है कि वो एक अच्छे घर में रहे, गाड़ी ले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, फैमिली को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे. एंड टू अचीव ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडिंग मैरिजेस इन द फैमिली, these are some big expenses in life which we can name them as our financial goals. ये हमारे लाइफ के कुछ लैंडमार्क फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए. पर ये करते करते हालत ये हो जाती है कि जो अर्निंग मेंबर है, the person who is earning member of the family, if you ask anyone, most of these people have sleepless nights because their biggest threat is how will I manage all these things. जो अर्निंग मेंबर उसका सबसे बड़ा टेंशन ही ये है कि ये सब होगा कैसे. ये फैमिली के लिए घर लेना है या अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, ऑल दिस थिंग्स. एंड जब ये पोजीशन होती है कोई भी अर्निंग मेंबर की, व्हेन दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो है इमरजेंसी. मेडिकल इमरजेंसी हिट्स यू बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस. और कोरोना के बाद तो ये पॉइंट से सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज कैन क्रिएट हैवॉक इन योर सेविंग्स. आपने जो भी जिंदगी भर पैसा बचाया है या जमा किया है, वो पैसा अगर मेडिकल इमरजेंसी में कोई 10-15 दिन का क्रिटिकल हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर आ जाता है तो आज 10-15 लाख रुपए का बिल बहुत से लोगों का हमने सुना है इस कोरोना में बन चुका था. तो मैं आपको पैसे कमाने के आइडियाज तो दूंगा ही. आई विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन आइडियाज इन माय अपकमिंग स्लाइड्स. बट बिफोर गोइंग इनटू वेल्थ क्रिएशन, द नंबर वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस आपका नहीं लिया है, इफ यू डोंट हैव एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, either family floater or critical illness or whatsoever that policy could be, प्लीज जाके अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवर ले लीजिए. बिकॉज पैसा बनाएंगे तो हम जिंदगी भर काम करेंगे पैसा बनाने के लिए, बट इन बिटवीन दिस काइंड ऑफ इमरजेंसीज कैन डिस्टर्ब योर फाइनेंशियल स्टेटस. तो एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. और सेकेंडली लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. बिफोर वी मूव टू वेल्थ क्रिएशन टॉपिक्स, लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कि सडनली इन द केस ऑफ डिमाइस ऑफ द अर्निंग मेंबर, ये जो अर्निंग मेंबर है सामने, अगर इनको कुछ हो जाता है तो फैमिली गेट्स इनटू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल. और अगर अर्निंग मेंबर के ऊपर सिर पे लोन है, होम लोन या व्हाटसोएवर, तो फैमिली के लिए और भी ज्यादा टेंशन हो जाता है. सो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस के बाद सेकेंड है लाइफ इंश्योरेंस, ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल. तो यहाँ आज वेबिनार में जितने भी लोग आए हैं, I can see lot of people and lot of names. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अपना एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लान जरूर खरीदें बिफोर यू गेट इनटू दी वेल्थ क्रिएशन मोड. अब कितना होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस? तो कोई भी फैमिली में अगर 4 से 6 मेंबर हैं, मे बी अलॉन्ग विद सीनियर सिटीजन, तो 10 से 15 लाख का फैमिली फ्लोटर होना बहुत जरूरी है. और उसके बाद आप सुपर टॉपअप प्लान लेके उसे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख तक भी ले जा सकते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस हेल्थ पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मेडिकल कवर विच विल सेव यू फ्रॉम सडन फाइनेंशियल शॉक्स. एंड लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो रफली आपकी जो सालाना इनकम है, जो आपकी एनुअल इनकम है, उसका कम से कम 10 से 15 गुना आपका एक लाइफ इंश्योरेंस का सम अशोर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली एटलीस्ट 8-10 साल तक उन पैसों से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सके, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई इफेक्ट ना हो.
जब तक वो पढ़ लिख लेते हैं और बाद में लाइफ में सेटल होते हैं, तब तक एटलीस्ट ये इतना इंश्योरेंस का पैसा एटलीस्ट उन्हें काम में आ जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आपको लगेगा कि ये इतने शाम को इतना फोन करके मनोज भाई ने और देवांग भाई ने हम सबको इनवाइट किया है, तो हमें पैसा कमाने का रास्ता दिखाने के बदले ये इंश्योरेंस की बात कहाँ कर रहे हैं। पर ये कोरोना काल में हमने बहुत से ऐसे फैमिलीज का, हमारे भी बहुत से ऐसे क्लाइंट थे जिनका हमने केसेस देखा या किस्से सुने, तो ऐसा लगा कि ये एक छोटा सा बहुत कॉमन सेंसिकल एजुकेशन का पीस आपको देना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए, now let's get into your financial planning thing. So फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में टच डाउन करूंगा बिफोर गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी इन्वेस्टिंग। सो अगर ये आइटम्स का जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया फोटोग्राफ्स, आप इसका देखेंगे तो 1990 में इनके प्राइसेस कुछ इस तरह से लगते थे। पेट्रोल 10-12 रुपए 9 रुपए के आसपास था, गैस का सिलेंडर 50-60 रुपए के अंदर आ जाता था, एंड 15-20 रुपए में यू कैन हैव अ गुड lunch or a meal in a simple restaurant, and education was costing around 10 to 15,000 rupees max in a private college. पर आज की रेट में क्या है, what are these prices in today's term? अगर हम यही चीज को आज के हिसाब से देखें तो this are they just exploded. Petrol is more than 100 rupees, कहीं 105 है, कहीं 7 है, कहीं 2 है. I mean these slides are some 15-20 days old slides. आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो एजुकेशन हैज गॉन फ्रॉम द रूफ। एजुकेशन का खर्चा बहुत बड़ा हो चुका है, 5 से 10 लाख रुपया पर ईयर, एंड ये बहुत और भी ज्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एजुकेशन यू चूज फॉर योर चिल्ड्रंस। एंड इन इंडिया वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्सपेंसेस इज आवर चाइल्ड्स एजुकेशन, दैट हैज बीन वन ऑफ आवर बिग एरिया ऑफ एक्सपेंस। सो ये जो प्राइस पहले थे और आज प्राइसेस हैं, ये डिफरेंस आ कहाँ से रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रॉब्स योर परचेसिंग पावर एंड मेक्स योर सेविंग्स इनसफिशिएंट। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं और बचा रहे हैं, ये पैसे को इन्फ्लेशन, इसका इन्फ्लेशन को हम महंगाई की दर भी कहते हैं, ये महंगाई की दर के कारण दिन ब दिन हम गरीब होते जा रहे हैं। ये हाउ इट अफेक्ट्स अस, लेट अस जस्ट सी अ सिंपल एग्जांपल। अगर हम 6% इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं तो आज हमें जितनी चीजों को खरीदने में 10,000 रुपया लगता है, मीन्स हम 10,000 में जितनी भी चीजों को खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उतनी ही चीजों को आने वाले 10 साल में खरीदने के लिए आपको अराउंड 18,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर 6% इन्फ्लेशन रहा तो। 20 साल में वही 10,000 रुपए की चीजों के जगह आपको 32,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मान के चलिए कि आपका 10 साल के बाद आपके डॉटर की शादी है, आपने आज 10 लाख रुपए के आसपास का प्लान किया है कि भाई उसकी शादी का खर्चा होगा, तो जब 10 साल के बाद वो रियल इवेंट आएगा फ्यूचर में, तब पता चलेगा कि 10 लाख के बदले 18 लाख के आसपास या 20 लाख के आसपास की कॉस्टिंग लग रही है मैरिज की। तो इन्फ्लेशन के कारण जो महंगाई बढ़ती है, उसके चक्कर में हमने जो भी पैसे जमा किए हैं कहीं ना कहीं वो हमें कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पे आती है बात कि पैसा कमाए कहाँ से एक्स्ट्रा। सो जनरली योर मनी हैज टू गो फास्टर देन इन्फ्लेशन। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा तो ही आप अपने आप को उस कैटेगरी में रख सकते हैं जहां पे यू कैन से कि आप फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस हैं, समृद्ध हैं। अदरवाइज योर मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू एंड मेकिंग यू पुअरर। सो टेक्निकली ये फंडा बहुत समझना जरूरी है, बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं, पर ये बेसिक एजुकेशन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक ऑफ हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स। सो इन्फ्लेशन एक डायनासोरस है जो आपके पैसे की कीमत को कम कर रहा है। अब इस पैसे की कीमत को बढ़ाई कैसे जाए, उसका सबसे बड़ा उपाय है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये स्टॉक मार्केट में या न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में, मीडिया में आप एवरीडे सुनेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात होती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नथिंग बट एक बहुत सिंपल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन रिटर्न काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, एंड इट इज मैजिकल इन लॉन्ग टर्म। जो हम बोलते हैं पैसा हमारा डबल हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, वो पैसे का मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है व्हेन यू गेट कंपाउंडिंग इन योर फेवर। कंपाउंडिंग रिटर्न्स बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हेल्प करता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट वगैरह ने तो इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कहा है। सो हाउ इट क्रिएट्स मैजिक इन योर पोर्टफोलियोज। अगर आप देखेंगे एक सिंपल 10,000 रुपया अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रखते हैं 8%,
50 साल में आपका 50,000 रुपए बनता है, खाली 10,000 का ग्रोथ हुआ, ओनली 50,000 एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सादा ब्याज। अगर वही 10,000 रुपीज इफ यू कीप इट इन कंपाउंडेड इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, then your money becomes 4.69 lakhs, means close to 5 lakh rupees in 50 years. So सिंपल इंटरेस्ट आपको सिर्फ 5 गुना ग्रोथ दे रहा है 50 साल में, जबकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट से आपको 47 टाइम्स ग्रोथ मिल रही है। दिस इज वेरी 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 पावरफुल। आज हम मार्केट में जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के गुरुज हैं, उनके मुंह से एक कॉमन वर्ड हमेशा सुनते हैं, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो में आ गया तो आपके पोर्टफोलियो में मैजिक हो सकता है। द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन जो आप देख रहे हैं कि भाई हमें इतना पैसा बनाना है, इतने सालों में हमारे पैसे 5 गुना या 10 गुना करना है, तो उसके लिए आपको एक मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। और अगर आप सिंपल इसको चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। दिस ग्रीन कलर डिनोट्स सिंपल इंटरेस्ट विच इज ग्रोइंग एट अ नॉर्मल स्पीड। ये बढ़ तो रहा है, इट इज ग्रोइंग बट एट अ वेरी स्लो स्पीड, प्रोवाइडेड अगर आप उसके सामने ये वाली लाइन देखेंगे तो दिस इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इनिशियली स्लो स्पीड में बढ़ रहा है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम जा रहा है, स्लोली आप देखेंगे उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो रही है। इफ यू वांट टू कंपेयर दिस, इट इज जस्ट लाइक अ विराट कोहली इज बैटिंग, कि पहले एक आध 2 ओवर जमने में टाइम लगेगा बैट्समैन को, पर अगर वो एक बार जम गया तो देन दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, इन योर पोर्टफोलियोज। हर बॉल पे फिर छक्के और चौके हैं, बिकॉज यू कैन सी द लाइन द वे इट इज शूटिंग अप। सो ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुअलाइजेशन हमने ट्राई किया यहाँ पे लाने का, कि आप फर्क समझ सकें कि हमें अगर पैसा कमाना है तो एक तो कंपाउंडेड रिटर्न्स की हमें कोशिश करनी है हमारे पोर्टफोलियो में बिल्ड करने की, सो दैट इस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमें मिल सके। और एक बात बहुत ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करना बहुत मुश्किल है, इट टेक्स टाइम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। मतलब कहीं भी कोई भी चीज आप कम से कम 3 से 4 साल 5 साल के ऊपर के नजरिए से देखेंगे तो ही आपको वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने का एक रियल सेंस में एक उसका फायदा होगा। सो इन्फ्लेशन को मारने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जरूरी है, पर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं कि हमारी एज के हिसाब से हम जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें उतना अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो आपकी 20 साल से 35 साल की एज ग्रुप अगर आप हो तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, and because your risk taking capacity is higher at this age group, we will recommend you to be slightly risky and take more risk so that you can target more returns, क्योंकि higher the risk higher are the returns, जो हम आगे की स्लाइड्स में भी देखेंगे। बट जैसे जैसे फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं लाइफ में, शादी हो गई, बच्चे होना शुरू हो गए, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है, योर अर्निंग एज स्टार्ट्स टू रिड्यूस। और 50 साल के बाद तो ऑलमोस्ट प्री रिटायरमेंट स्टेज के आसपास आने के बाद तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और भी कम हो जाती है। सो जितना यंग एज में हम ज्यादा रिस्क ले सकें उतना हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक अच्छी बात होगी। इट विल बी वेरी गुड इफ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अहेड, व्हाट वी जनरली डू इज कि जो भी इनकम आप कमाते हैं, वट एवर इनकम यू अर्न, you spend some money which are your monthly expenses and बाद में अगर कुछ बच गया तो that is your savings. What you should do? Income minus savings. Ideally 20% आपकी इनकम का कोशिश करिए सेविंग्स को बचाने का, और फिर जो पैसा बचेगा उसे एक्सपेंस में लाइए। Now this is a very very simple formula but very very important in our lives. हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, पता तो सबको है पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसीलिए हम हमारे प्रेजेंटेशंस में लोगों को एजुकेट करते हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, पर ये अगर आप कर सकेंगे लाइफ में तो आपके लाइफ में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या आपको एक पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, वो बहुत इजी हो सकेगा। सो ग्रीन कलर की लाइन को देखिए। अब आपने अगर सेविंग्स कर भी ली, अगर आप 20% नहीं बचा सकते तो 10% बचाइए, 15%, बट पहले पैसा बचाने के बाद ही खर्चा करिए। अब पैसे को आपने बचा तो लिया, आपने सेविंग्स तो कर ली, सेविंग्स को करना क्या है बाद में? You have to invest this savings into right investment products which can give you compounded returns. तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड,
मैं चाहूंगा कि आप ये एक बार जरा ग्रीन एरोस को ध्यान से देखें। जो भी आप पैसा बचा रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो होपफुली कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए ये स्लाइड्स बहुत जरूरी थी, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को देखा, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखा। हम मोटा मोटा एक आदतवश जो पैसा नहीं बचा पाते हैं उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ये स्लाइड रखा है, सो दैट यू कैन मोल्ड योर बिहेवियर, यू कैन मोल्ड योर साइकोलॉजी, बिकॉज फाइनेंस अपने आप में बहुत साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ हैबिट्स, एंड दोज हैबिट्स इंक्लूड सेविंग्स एज वेरी फर्स्ट हैबिट टू हैव अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन जर्नी। Now, when we talk about investing into right products, what are the products which are available for investments today? आज हमारे पास फिजिकल एसेट्स में गोल्ड है, रियल एस्टेट है, आर्ट्स वगैरह है। और इंडिया में तो गोल्ड और रियल एस्टेट मतलब मोटा मोटा सारे जनता का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। लॉट ऑफ मनी इन इंडिया स्टिल गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू गोल्ड एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का एक ही प्रॉब्लम ये है कि रियल एस्टेट में हर कोई पैसा डाल नहीं सकता, बिकॉज एंट्री टिकट इज वेरी हाई। आज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए के नीचे रियल एस्टेट में आप कुछ कर नहीं सकते। बॉम्बे जैसे सिटी में तो 1 करोड़ भी कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने रियल एस्टेट ले लिया तो लिक्विडिटी इज अनदर वेरी बिग इश्यू इन रियल एस्टेट। अगर आपको जरूरी है तो घर जरूर खरीदिए, एक घर होना बहुत जरूरी है, पर आगे जाके दूसरा तीसरा घर जब हम लोन ले लेके लेते हैं, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इफ योर अर्निंग्स आर लेस। क्योंकि रियल एस्टेट में कभी आपकी फैमिली में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आप खाली बाथरूम नहीं बेच सकते, आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी के मामले में रियल एस्टेट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी हाई, बिकॉज अगर हम देखें तो कहीं पे भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स कितना आएगा, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है, और सामने हमारा टैक्सेशन क्या है, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो उस नजरिए से रियल एस्टेट इज नॉट अ वेरी सुटेबल और अ वेरी एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट इज नॉट सुटेबल टू ईच एंड एवरी वन। अब आते हैं फिजिकल एसेट्स के बाद में फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ। तो फाइनेंशियल एसेट्स में हमारा ब्रेकअप होता है कैश, डेट एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ, आरबीआई बॉन्ड, डेट मार्केट म्यूचुअल फंड्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, corporate fixed deposits. Yes, bank fixed deposits are one of the biggest areas, and India is a FD loving country. तो हमारा बहुत सारा एक पैसा गोल्ड रियल एस्टेट के बाद हम देखें तो एफडी में भी जाता है। अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो एफडी आर द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट जहां पे इंडियंस पैसा पार्क करते हैं। अब एफडी का प्रॉब्लम एक ही है कि आपको इसलिए अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना कि बैंक बाजू में है तो मैं सेफ्टी है इन्वेस्ट कर देता हूँ, प्लस मुझे फिक्स ब्याज मिल रहा है, वट एवर परसेंटेज यू आर गेटिंग, वो फिक्स ब्याज के चक्कर में आप एफडीज में पैसा रखते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एफडीज आर ऑल्सो नॉट वेरी वेरी एफिशिएंट प्रोडक्ट। अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में आप आज की डेट में बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स के रेट मोटा मोटा 5% के आसपास चल रहे हैं। वी आर गेटिंग अराउंड 5% इन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। उस 5% के ऊपर टैक्स भी लगता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 5% में 1.5% तो टैक्स ही कट जाएगा आपकी एफडी में से, तो बचा 3.5%। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इन फिक्स डिपॉजिट्स 3.5% इज नॉट एबल टू बीट योर इन्फ्लेशन ऑल्सो। 6% का इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर सकते एफडी से, तो आप एफडी में पैसा रख के अपने आप को गरीब कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट आप अगर समझ पाएंगे तो आप अपने आप फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपना एक नजरिया बदल पाएंगे। बिकॉज हमने एक ही चीज देखी है कि लोग ये एजुकेशन के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोग सेफ्टी की तरफ जरूर जाते हैं, बट अब आज की डेट में जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। एफडीज में पहले 10, 11, 12% रिटर्न या 8% रिटर्न बहुत इजीली मिलता था, अब नहीं मिल रहा है 5% बैंक एफडी रिटर्न्स। अब नीचे आते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी के अंदर में यू हैव डायरेक्ट शेयर्स, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स। इक्विटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इक्विटी एसेट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार इक्विटी बड़ा कठिन है, ये शेयर्स वगैरह क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है। lot of people tell this that we are not able to understand this stock market, shares वगैरह वगैरह, और because of this lack of understanding people stay away from these markets। इसलिए यहाँ हम प्रभुदास लीलाधर में this is has been our endeavor to keep having this kind of knowledge sessions to educate people that equity क्या है, equity में क्यों investment करना चाहिए।
नाउ ईच ऑफ दिस एसेट क्लासेस, ये जितने सारे एसेट क्लासेस हैं इन सब का रिटर्न्स अलग है, रिस्क अलग है, सबकी जो टाइम होराइजन होती है वो भी अलग है. लेट अस स्टार्ट विद इक्विटीज. इक्विटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का पर्पस क्या है? कैपिटल मार्केट का पर्पस है मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स. जब किसी कॉर्पोरेट कंपनी को फंड्स चाहिए होता है तो दे कम टू कैपिटल मार्केट एंड दे रेज फंड्स फॉर देयर ग्रोथ. तो जब ये कैपिटल मार्केट्स जो होती हैं ये हमारी इकोनॉमी को चलाने में बहुत हेल्प करती हैं. दिस कैपिटल मार्केट्स दे हेल्प इन अलोकेटिंग कैपिटल टू लॉट्स ऑफ कंपनीज, जिनके थ्रू जॉब्स क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है एंड लॉट ऑफ न्यू आइडियाज गेट्स फाइनेंस. So capital market is nothing but basically matching of buyers and sellers, people who want to give money and people who want to borrow money from the market. Now पैसे लेने की भी बहुत अलग अलग तरीके की स्टाइल होती है. सबसे पहले आता है इक्विटी मार्केट्स. कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं. इक्विटी क्या है? Equity markets are nothing but the platform which enables the issuance and trading of equity shares as a stock of a particular company, and these stocks give you ownership stakes in the company's assets and profits. जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जिसे हम इक्विटी शेयर कहते हैं, इसका मतलब है आपको उस कंपनी में ओनरशिप मिल रही है. आप उस कंपनी में एज अ पार्ट ओनर हैं. यू आर गेटिंग अ ओनरशिप स्टेक. तो कंपनी का कल को जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है या जो भी एसेट्स है उसमें आप भी एक छोटे से ओनर बन गए हैं बाय ओनिंग इक्विटी शेयर्स और बिकमिंग शेयर होल्डर्स. नाउ कमिंग टू डेट मार्केट्स. डेट मार्केट्स enable the issuance and trading of debt such as government bonds, corporate bonds. हम जो बहुत सारे bonds देखते हैं, these bonds are nothing but loans for a defined period of time that pay fixed or variable interest rate. तो दोनों मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इक्विटी मार्केट इज योर ओनरशिप स्टेक एंड डेट मार्केट में एक लोन तरह का मार्केट है जहां पे आप कंपनीज को जब पैसा देते हैं यू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ बिकॉज इट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट योर अर्निंग कैपेसिटी इज लिमिटेड. कि भैया अगर आपको 6.5% या 7% या 10% या 8% जो भी उस बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. बट व्हेन यू लुक एट इक्विटीज there is no fixed percentage kind of a thing. कंपनी की जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा और उतना इन्वेस्टर्स को उसमें फायदा होगा. अगर कंपनी अच्छी नहीं है निकली तो लॉस भी हो सकता है. सो इक्विटी वर्सेस डेट मार्केट को देखने का पहले तो नजरिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट एरिया व्हेन यू लुक एट इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट. इक्विटी विल गिव यू मोर रिटर्न्स बट इट इज ऑल्सो मोर रिस्की वर्सेस डेट मार्केट्स. डेट मार्केट में रिटर्न्स भी कम मिलेगा और रिस्क भी कम है. पर यस, रिस्क तो हर जगह है. नथिंग इज रिस्क फ्री एंड विल लुक एट दैट पार्ट आल्सो. सो व्हेन यू लुक एट ओनरशिप इन इक्विटी मार्केट्स, अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं इनडायरेक्टली, यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस एंड यू स्टार्ट ओनिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव बॉट. पर आपने अगर रिलायंस की शेयर खरीदे इसका मतलब यह है कि मिस्टर मुकेश अंबानी इज वर्किंग फॉर यू. Now, of course, you cannot ask Mukesh Bhai to come at 9 o'clock in office because you are owner or shareholder. You cannot exert your management control. That's another chapter. But as a shareholder, when you enjoy ownership and if suppose the company does very good, then you definitely enjoy capital appreciation or dividends. So ये जो capital appreciation shares के price में होता है या dividends मिलते हैं, that is the kind of returns we make from equity markets. And within equity markets you have primary market and secondary market. तो primary market जो आप IPOs वगैरह देखते हैं that all is said as that's called primary market. and जो नए कंपनी मार्केट में आती है जब पैसा लेने, when new companies come to capital market to raise money, they come through primary markets through an IPO. और IPO के बाद secondary market जो होता है that is the listing of shares on stock exchange, जहाँ पे हम day to day trading करके बाद में shares खरीद सकते हैं. So this is a very basic understanding of what is equity, what are shares, how the overall market looks like. because आप अगर इस ये बेसिक नॉलेज इसलिए बहुत जरूरी होती है कि बहुत से क्लाइंट नए हैं जिनको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है. so we have just tried to keep it simple so that you can connect with the concept. now coming to the risk reward matrix, equity shares, you can invest into equity shares in a direct model also. आप स्टॉक मार्केट में जाके डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकते हैं
और यू कैन इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड्स विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी पीएमएस ग्रोथ फंड्स वगैरह इस तरह से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज द ओवरऑल रिस्क मैट्रिक्स कि इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी, जहां पे आपको कैपिटल ग्रोथ अगर चाहिए तो आपको ये ही कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस कैटेगरी विल गिव यू कैपिटल ग्रोथ, बट यस दे आर रिस्की, द रिस्क इज देयर एंड जनरल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी एनीवेयर एटलीस्ट 3 years एंड अबव। फिर आप देखेंगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इनकम और बॉन्ड फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स या डेट म्यूचुअल फंड्स, दे बेसिकली द रिस्क इज लेस बट देयर इज अ रिस्क। रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, खाली रिस्क थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज दीज आर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। और इसमें टिपिकली 6 months to 3 year is a kind of time horizon where we look at from an investment point of view। एंड अगर आपको बहुत ही कम करना है रिस्क, कैपिटल प्रिजर्व करना है, ज्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, तो मनी मार्केट फंड्स या गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स लुक्स लाइक कि हाईएस्ट रिटर्न इज आल्सो कमिंग विद हाई रिस्क। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क है तो इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट तो हमें करना ही है, बट एक एसेट एलोकेशन मॉडल बना के इन्वेस्ट करना है जिसमें X% इक्विटी और X% आप फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स को चूज करें। यंगस्टर्स हो कम एज में तो इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, एंड जैसे जैसे आप अगर कोई सीनियर सिटीजन हैं तो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क। बट द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स सो दैट यू कैन देन build across your investment strategy around these products। Now moving forwards, अगर हम इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो को देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट हैड बीन फॉलिंग बाय क्लोज टू 3% इन एवरी डेकेड। हर 10 साल में अराउंड 2.5 से 3% इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। 91 से आप देखेंगे 15%, देन 12%, 9, अभी 2021 में वी आर क्लोज टू अराउंड 6% रफली। 2031 we don't know where we are headed, whether it will be down or up, we don't know। RBI and government will decide based on the economic situation and the overall scenario which is being created। But in this scenario of falling interest rates, it is very very important to decide on your asset allocation and investment strategy moving forward। अगर हमने जितने भी तरह के assets को देखा, let us look at a chart जहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट से लेके इक्विटी शेयर्स तक हमने सारे प्रोडक्ट्स के एक रिटर्न्स की जो होती है एक रेंज, वो रिटर्न्स की रेंज यहाँ पे डिपिक्ट की है कि भाई आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स में 4.5% है, सेविंग्स में 3.5% है, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में 5 to 6% है बेस्ड ऑन सीनियर सिटीजन वगैरह की एफडी में ज्यादा पैसा मिलता है। क्या चीज टैक्स फ्री है, व्हाट इज टैक्सेबल, व्हाट इज टैक्स फ्री, ये सारी हमने इस स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। सो इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स में कितना रिटर्न मिलता है। इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स है, आपको अराउंड 12 to 15% कंपाउंडेड रिटर्न्स इक्विटी में मिल सकता है, बट इक्विटी आल्सो कम्स विद रिस्क। फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स में रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम है, और इक्विटी में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा है। नो दिस इज एंड प्लस इक्विटी के अंदर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज फ्री अप टू 1 लाख रुपीज, और प्लस ELSS जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, एंड नेशनल पेंशन स्कीम्स, they do offer some tax benefits within equity and debt instruments। जो NPS can have debt part and ELSS are a part of equity linked mutual funds। so ये एक रिटर्न की ट्रेजेक्टरी है। नाउ ये मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने रखूंगा so that you can grasp what we are trying to say in our next slides, because next slides का जो पूरा जो फाउंडेशन है वो इस स्लाइड से बिल्ड होता है। just have a glance at the slide before I move to the next slide। Now going forward, there is a rule of 72 which says कि अगर आपका कोई भी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से आप उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितने साल में आपका पैसा डबल होगा वो पता चलेगा। जैसे अगर आप रेट ऑफ रिटर्न 8% का टारगेट करते हैं तो आप 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका पैसा 9 साल में डबल होगा। तो लेट अस लुक एट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट अगेन जो हमने पहले देखे लास्ट स्लाइड में, एंड लेट अस सी कि हमारा पैसा कितने साल में डबल हो सकता है अगर हमें वो रिटर्न्स मिले तो आप देखेंगे फिक्स्ड इनकम वगैरह या जो भी आप एफडी वगैरह लेते हैं, और ये प्री टैक्स रिटर्न्स हैं, अगर इसमें से टैक्स काट लिया जाए तो ऑफ कोर्स टाइम और ज्यादा लगेगा आपके पैसे को डबल होने में, बट इस सिचुएशन को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए प्री टैक्स रिटर्न्स से आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया देने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है कि अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स 5% के आसपास आप पैसा रखते हो तो आपको 15 साल लग जाएंगे पैसा डबल करने में।
और धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से रिटर्न्स का चार्ट आगे जा रहा है। तो इक्विटी के अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तरीके के अलग अलग कैटेगरीज होती है शेयर्स की। तो लार्ज कैप में मोटा मोटा 12% कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट गारंटीड बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। तो हमारा 6 साल में पैसा डबल होता है। एंड रफली अगर हमें 15% के आसपास अगर रिटर्न मिलता है थ्रू से मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो हमारा पैसा अराउंड 5 साल में डबल हो जाता है। तो आपको आपकी लाइफ के जो माइलस्टोन्स हैं कि 10 साल में आपके बच्चे की कॉलेज की एजुकेशन आने वाली है, 15 साल में आपकी डॉटर या आपके घर में कोई बच्चों की शादी होने वाली है, या आपको कोई नया घर लेना है, तो वो सारी प्लानिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने हैं, या तो वो फंड्स क्रिएट करने हैं जो आपके गोल्स को पूरा कर सके आगे आने वाले 5, 10, 15 साल में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिटायरमेंट पार्ट। जब आपकी अर्निंग एज खत्म हो जाएगी तो आपके हाथ में कितना पैसा चाहिए आपका टोटल सेविंग्स फंड में या रिटायरमेंट फंड में, जिससे आप अपनी रिटायरमेंट की जो लाइफ है, जो भी आप 25, 30, 35, 40 साल वो आराम से निकाल सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। तो वो सारी चीजों की प्लानिंग के लिए आपका पैसा कितनी जल्दी फास्ट डबल होगा वो समझना जरूरी है, सामने रिस्क कितना है वो समझना जरूरी है, और इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको क्या सूटेबल है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल वो समझना जरूरी है। बिकॉज आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 12% या 15% रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दें। या मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा सेफ्टी के नाम पे यहीं लगा दें। आपको बैलेंस मिक्स बनाना पड़ेगा, और उस बैलेंस के अंदर में कुछ परसेंटेज मिड कैप स्मॉल कैप इक्विटी भी होगा, कुछ परसेंटेज लार्ज कैप इक्विटी भी होगा, और कुछ परसेंटेज फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स भी होंगे, डेट म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। ये सारी बास्केट बनाने के लिए इस स्लाइड को हमने एक बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कब कितने फंड्स की जरूरत है, and accordingly you plan your investment strategy. So hopefully I hope that this slide is also clear to everyone. Now moving to the next slide. ये एक हमने पिछले 20-22 साल का स्टॉक मार्केट का चार्ट लगाया है, निफ्टी 50 का चार्ट, सो दैट हमें पता चले कि स्टॉक मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं जहां पे इक्विटी शेयर्स के थ्रू हमें ओनरशिप मिलती है कंपनियों में, तो ये जो रिटर्न्स की बात हम बता रहे हैं क्या ये रिटर्न्स कमाना इजी है या ये डिफिकल्ट है। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो चार्ट में बहुत ऊपर नीचे जिग जैग दिखेगा आपको। आप देखेंगे तो 2002 से लेके 2008 तक लगातार मार्केट ऊपर ही ऊपर चला गया। दिस वाज नोन एज ग्रेट बुल रन। मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया। फिर 2008 के आसपास जब जनवरी में देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो अमेरिका से स्टार्ट हुई, तो ये जितनी भी तेजी मार्केट में आई थी यही जोर से मार्केट नीचे भी गिरा, और ये काफी लंबा पीरियड एक मंदी का भी रहा, 1.5 साल तक मार्केट मंदी के जोन में था। फिर धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर आना शुरू हुआ। एंड ऐसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट की एक बहुत बड़ी जर्नी है जो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते ही जा रहा है। और ये जो इसे हम कहते हैं वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी के कारण अच्छे अच्छे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि हम करें क्या, कल क्या होने वाला है मार्केट में किसी को नहीं पता। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो कोविड, जब मार्केट अच्छा खासा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था आफ्टर दी स्टेबल गवर्नमेंट केम इन 2014, और उसके बाद वापस इलेक्शंस हुए एंड अल्टीमेटली मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। बट आप देखेंगे तो कोविड में एक बहुत बड़ा फॉल आया मार्केट में, एंड वी ऑलमोस्ट निफ्टी टच 7511 ऑन 24। तो और उसके बाद वहां से बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर भी गई। तो ये मार्केट की जर्नी है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है इन शॉर्ट टर्म। कल क्या होगा या 1 महीने में क्या होगा या 3 महीने में क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में, तो इन शॉर्ट टर्म मार्केट्स आर ऑलवेज वेरी वोलेटाइल। ये जिग-जैग पैटर्न में हमेशा लोग घबरा जाते हैं और गलत टाइम पे वो एंट्री या तो एग्जिट कर लेते हैं। बट अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक 20 साल का पीरियड, तो धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हैज कंटिन्यूअसली गॉन अप एंड अप ओनली, and it has given close to 13.66% compounded returns। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से हमने फिगर लिया है 13.66% का लास्ट 5 इयर्स का। और ये 13.66% का महत्व बहुत बड़ा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हियर, बिकॉज मैंने आपको इक्विटी का जो चार्ट दिखाया था 12 to 15% का जो कंपाउंडेड रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमें हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए अगर हमें जल्दी पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, करोड़पति बनना है। तो फॉर योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी
this kind of 12 to 15% compounded returns is very important for you to achieve. और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना जरूरी है. एंड to avoid the zigzag volatility of stock markets, you have to use staggered investing approach through SIP route to manage volatility. SIP का मैं आगे आपको एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ SIP है वो भी समझाऊंगा, बट इस zigzag मार्केट को मैनेज करने के लिए SIP से बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है. एंड मैं ये पब्लिक फोरम में कॉमन वेबिनार में सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैंने मेरा पैसा SIP की रूट के थ्रू बनाया. मैं 20 साल से स्टॉक मार्केट में हूं, बट SIP जो मैंने शुरू की थी आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले, उनके जरिए मेरा जो पैसा बना है वो ज्यादा बड़ा अमाउंट है कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट विच आई हैड डन इन माय लाइफ. सो आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स how you can also replicate this kind of magical formulas through simple habits of investing and then habits of सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग थ्रू SIP रूट, जो हम जिस टॉपिक के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं. सो होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट. अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया था. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ SIP. मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर रखा है, स्टार्टिंग अर्ली हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर वेल्थ क्रिएशन. जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में चालू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा आने वाले समय में. उसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं. अगर अज्यूम करिए कि हमें कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न्स 15% के मिल रहे हैं और हम 60 साल की एज में रिटायर होने वाले हैं. नाउ दिस बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट म्यूचुअल फंड SIP, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP. नाउ आप मान के चलिए आप आज 20 साल के हैं, 20 साल की उम्र के आप हैं आज, और आप 60 साल में रिटायरमेंट करेंगे, आपका रिटायरमेंट होगा. एंड इन 20 ईयर एट द 20 years of age you start investing around 2050 rupees in equity mutual fund as an SIP. आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं या इक्विटी में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो 20 साल की एज से आप हर महीना 2050 रुपया, अगर हर महीना आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं जब तक आप रिटायर हो रहे हैं, and we assume that you are getting 15% compounded returns per annum. हालांकि ये 15% के ऊपर डिबेट हो सकती है, 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है. बट फॉर एग्जाम्पल sake, let us assume we are going to get say 15% compounded returns over long period. तो 60 साल में 2050 के हिसाब से जो आपने पर मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP की है, वो 60वें साल में 15% कंपाउंडिंग के हिसाब से कितना बनेगा रफली. अगर कोई चैट बॉक्स में टाइप करना चाहता है तो डेफिनेटली टाइप कर सकता है. I mean, while giving, I cannot give you the example. I mean, giving the presentation, I cannot look at the chat box right now. ये 60वें साल में आपका रफली 5 करोड़ के आसपास का पैसा बन रहा है, 4.67% at 15% compounding. Now, this is a good amount for anyone to look at retirement. Of course, हर किसी की पर्सनल कैलकुलेशन अलग हो सकती है, but just for an example sake to understand the concept, we are giving this example कि 20वें साल में आप स्टार्ट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP 2050 रुपए हर महीना. 60वें साल में एट 15% कंपाउंडिंग यू कैन मेक 4.67 करोड़ रुपीज, 5 करोड़ के आसपास का अमाउंट आप कमा सकते हैं. अगर मान के चलिए 20वें साल पे आपने स्टार्ट नहीं किया है, आप 30वें साल में स्टार्ट करते हैं, तो आपको हर महीने 8,400 रुपए लगेगा टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 5 करोड़ रुपीज एट 15% कंपाउंडिंग. अगर आप 40वें साल से स्टार्ट करते हैं तो 35,000 एंड 50वें साल से स्टार्ट करते हैं तो 1,80,000 रुपए लगेगा टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 5 करोड़. नो दिस इज फॉर एन एग्जांपल एंड एजुकेशन पर्पस. इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना कम पैसे से आप ज्यादा बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और आप जितना डिले करेंगे उतना आपको फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अचीव दैट कॉर्पस. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 या 50 साल के हो गए और आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो आप शुरू ही नहीं करेंगे. डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने 35,000 या 1 लाख रुपीज दिखाया है. आप अपनी सुविधा के अनुसार 5,000, 6,000 या 10,000 के SIP शुरू करिए. For you, the target could be 50 lakh rupees or 1 crore rupees of corpus instead of 5 crore. But invest you must. Start investing. अगर आपने अभी भी नहीं किया तो जल्दी चालू करिए, बिकॉज हर महीने SIP का जो इम्पोर्टेंस है उससे
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इतना जोर नहीं लगेगा, आप एक छोटे पैसे से एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने जो चार्ट दिखाया था कि कम एज में आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, उसका मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी आपके घर में जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी उस एज में पहुंच रहे हैं, उन्हें आप मोटिवेट करके एजुकेट करिए कि एसआईपी स्टार्ट करें, ताकि 10, 15, 20 साल के बाद एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सके लाइफ में। तो इसी चार्ट को देखने का एक दूसरा तरीका भी है जो आगे हमने दिखाया। आपने अगर 20वें साल में स्टार्ट किया होता तो आपका पूरे 60वें साल तक आपने यू हैव नॉट इवन इन्वेस्टेड फुली 10 लाख रुपीज, द टोटल इन्वेस्टमेंट इज ओनली 9.84 lakhs and you have got close to 4.5 crore rupees appreciation. So 2% is your capital deployment. अब 2% कैपिटल डिप्लॉयमेंट में आपको इतना पैसा कोई बिजनेस नहीं दे सकता। और जितना धीरे धीरे आप लेट करते जाएंगे, आप देखेंगे तो आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है और बाद में धीरे धीरे वो डबल हो रहा है 50th ईयर में। बट स्टिल आपको डबल हो रहा है पैसा विद इन 10 years बाय इन्वेस्टिंग इनटू एन एसआईपी ऑन अ ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ 15%। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम को जितना ज्यादा आप लेट डिले करेंगे उतना आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस होगा। इसको देखने का एक और नजरिया है। अगर आप मान के चलिए कि आप 1000 रुपया हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 25 साल की एज से, 25 साल की एज से आप हर महीना 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 60 साल तक की एज में, और यहाँ मैंने 15% की जगह खाली 12% CAGR लिया है, सो दैट आपको एक और एग्जाम्पल भी दे सकूं। तो अगर आप 25 साल की उम्र से एसआईपी स्टार्ट करते हैं और 60 साल तक अगर आप एसआईपी करते हैं 1000 रुपए की इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और मान के चलिए आपको खाली 12% CAGR मिल रहा है रिटर्न्स, कंपाउंडेड रिटर्न्स, तो आपका 60वें साल में 65 लाख के आसपास का कॉर्पस बनेगा। वही 25 की जगह आप 30वें साल में 5 साल लेट चालू करते हैं तो आपका 65 की जगह 35 लाख का कॉर्पस क्रिएट होगा। वही आप 5 साल और डिले करते हैं और 1000 रुपये आप 35 साल की एज से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, तो 19 से 20 लाख रुपए आपका बन रहा है। और फिर अगर आप 40वें साल में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका खाली 10 लाख रुपया बन रहा है। तो यहाँ पे आप इफेक्ट देखिए, हर 5 साल की डिले में आपका कॉर्पस आधा हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटी लॉस, एवरी 5 year डिले रिड्यूसेस योर वेल्थ बाय हाफ। तो इसका ये मतलब है कि जितना जल्दी, जिस दिन जागो उस दिन सवेरा पर इक्विटी एसआईपी चालू करिए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को समझ के, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, मगर जितना जल्दी हो सके उतना एसआईपी चालू करिए। घर में आपके जितने बच्चे हैं उन सब के नाम से आपका जो भी गोल है उस गोल के हिसाब से 2000, 5000, 10,000 जो आपकी कैपेसिटी है वो एसआईपी स्टार्ट करिए, पर डिले ना करें, बिकॉज डिले करने से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। और जिन्होंने आज तक नहीं किया है वो 40 साल की उम्र में पहुंच चुके होंगे, तो आप ये डिस्करेज मत हुई। इवन 40 से आप थोड़ा ज्यादा टारगेट रख के ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करिए ताकि आप जल्दी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। एक और इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत से लोगों को घर लेने का है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमें घर लेना है, एंड आप जब कोई घर सिलेक्ट करते हैं तो मान के चलिए कि 50 लाख रुपए के आसपास का आपको कोई फ्लैट पसंद आया और आपको सामने 50 लाख की लोन चाहिए। हालांकि बॉम्बे में ये पॉसिबल नहीं है, बट एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है, खाली आपको एजुकेट करने, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब मान के चलिए आपको 9.5% होम लोन के रेट के हिसाब से आपको 50 लाख की लोन मिली है। हालांकि आज की डेट में लोन के रेट्स तो 7% के भी नीचे जा चुके हैं, बट अज्यूमिंग, ये खाली आप एग्जाम्पल के लिए समझ के चलिए, ये हमने कॉन्सेप्ट के लिए लगाया है कि 9.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई आएगी 46,600 रुपीज। अगर मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सर या मैडम, आप 50 लाख की होम लोन को 20 की जगह 30 साल का कर लीजिए। ये 30 साल का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखिए तो आपका 46 की जगह 42,000 में काम हो रहा है। या जो भी, अगर आप 7% के हिसाब से देखेंगे तो भी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे आप 20 की जगह 30 साल करते हैं तो आपका ईएमआई आउटगो कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही है ईएमआई की 4,500 रुपये। बहुत बड़ी सेविंग्स कर दी सर मैंने आपके लिए, मुझे तो आप इनाम दीजिए। 4,500 रुपये की सेविंग्स कर दी, पर खाली 4,500 की सेविंग करने से इनाम नहीं मिलना चाहिए कि 4,500 का करोगे क्या। तो 4,500 रुपये की जो आपकी सेविंग हो रही है, द अमाउंट विच यू आर सेविंग, यू शुड स्टार्ट
immediately mutual fund SIP with this 4,500 ka savings. Now assuming that the day your loan EMI starts, same day your SIP also starts, and let's look at 5-year, 10-year, 20-year, 35, 25 and 30-year time period or expected CAGR returns 10%, 12%, 15 and 18%. 4 different returns. आप मान के चलिए कि भाई आपको 12% इंटरेस्ट मिला. सपोज मान के चलते हैं हमें 12% इंटरेस्ट मिला, तो 20 साल में आपको 4,500 रुपए की SIP से आपका 45,000 के आसपास का फंड्स क्रिएट हो रहा है. आपका मोटा मोटा घर पूरा फ्री हो रहा है 50 लाख का, मोटा मोटा 20 साल की SIP से बाय 4,500 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. अब मान के चलिए कि आप बहुत लकी हैं और 12 की जगह आपको 15% रिटर्न मिल गया. हो सकता है मार्केट्स माइट डिलीवर यू दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स. तो 68 लाख रुपीस के आसपास का कॉर्पस जमा हो रहा है. आपका इंटीरियर डेकोरेशन भी फ्री हो गया. नाउ हो सकता है 20 साल के बाद, 20 साल की उम्र में आप पहुंच चुके हैं और आप ऑलरेडी काफी सुखी हैं. यू आर ऑलरेडी वेरी प्रॉस्पेरस बिकॉज आप जो भी बिजनेस कर रहे थे या जो भी जॉब कर रहे थे उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और आपको ये पैसे की जरूरत नहीं है अभी करंट की. तो ये पैसा पड़ा रहने दीजिए. कोई अगर 12 या 15% की स्पीड से कोई चीज अगर कंपाउंड हो रही होगी तो उसे न निकालना ही बेटर है. अगर कोई फैमिली में इमरजेंसी सिचुएशन न आए तो आप उस पैसे को इन्वेस्टेड ही रहने दीजिए. तो आप देखिए 5 साल में क्या हो रहा है. 20 साल से खाली 5 साल में ये 45 लाख रुपीज आर बिकमिंग 85 लाख रुपीज एंड दिस 68 लाख रुपीज इज बिकमिंग 1 करोड़ 48 lakhs सिर्फ 5 साल में. नाउ दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हिच वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट बाय विजुअलाइजेशन. अगर वो पैसा आप सिर्फ 5 साल में, आप देखिए पहले 5 साल में इतना बड़ा अमाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, पर एक 10 साल में एक छोटा मोटा एक साइजेबल अमाउंट क्रिएट हो रहा है जो आप या तो अपनी लोन को प्रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हो या कोई भी तरीके से आप इस पैसे का यूज कर लो. तो अगर आप उस पैसे का यूज न करके उसको लंबे समय के लिए छोड़ देते हो, SIP को कंटिन्यू करते हो, तो ये बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है जो आपके घर की वैल्यू के बराबर ही क्रिएट हो गया है कॉर्पस. एंड आप देखिए जितना फिर बाद में देखेंगे 5-5 साल में फिर पैसे की जो डबलिंग की स्पीड है वो कितनी फास्ट हो जाती है. दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, वॉरेन बफे से लेके मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक, इन सारों के आप अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इनको जो बेनिफिट उन्होंने लिया है अपने पोर्टफोलियोज में, उसके कारण ही आज उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है. सो व्हाई नॉट वी आल्सो यूज दिस फॉर्मूलाज. ना एक चीज खाली ध्यान में रखिए, जब आप कोई भी लोन लेते हो, आप 20 साल की लोन लो या 30 साल की लोन लो, अगर बीच में आपको कुछ हो गया तो वो लोन का जो भार है या जो उस लोन को रीपे करने की जो जवाबदारी है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेइंग लोन माइट गो टू योर फैमिलीज हेड इन केस समथिंग हैपेंस टू यू. तो आप जिंदगी में कभी भी कोई भी बड़ी लोन लेते हैं विच इज वेरी बिग लोन इन योर लाइफ, ऑलवेज लाइफ इंश्योरेंस कवर उतने लोन का पक्का साइड में ही लेना चाहिए टू सेफगार्ड योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर. ताकि गलती से बीच में आपको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट ये लोन रिपे करने के लिए उतना सामने लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को हेल्प कर दे, ताकि दे कैन स्मूथली पे द लोन ऑफ द हाउसिंग कंपनी एंड कंटिन्यू लिविंग इन द होम, योर ड्रीम होम विच यू हैव बिल्ट. So these are couple of important examples which we wanted to demonstrate. So the biggest advantage of SIP is it is the most efficient and easiest way to invest. 500 रुपए की छोटी अमाउंट से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं. अब यू कैन स्टार्ट SIP विद 500 रुपीज पर मंथ. सो हम जो हमारे दिमाग में जो फीडबैक देते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, 5-10 लाख रुपए जमा होगा फिर कुछ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करिए. ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए. इक्विटी SIP आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते हैं पर मंथ. कोई स्कीम तो 100 रुपए भी देती है. तो आपकी जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है या आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको आप सेविंग्स के साथ में इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए. बचपन से बच्चों को समझाइए कि आप स्कूल में उनकी जो पॉकेट मनी दे रहे हैं उस पॉकेट मनी के बराबर SIP शुरू करवाइए बच्चों को. तो बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगी और उनका उस कॉर्पस में धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उनका शायद हायर एजुकेशन भी फ्री हो जाए उस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. तो बहुत से तरीके हैं SIPs को यूज करने के आपकी लाइफ में एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी बनाने के लिए. इसका एक और
मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान के चलिए मार्केट्स राइजिंग स्टेज में, जो अभी मार्केट की जो हालत है, हर रोज मार्केट बढ़ रहा है। अब मान के चलिए आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू की है हर महीने, और राइजिंग मार्केट में हर महीना आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप ग्रोथ ऑप्शन के अंदर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए की सपोज 10 की एनएवी थी, ये महीना 10 की एनएवी थी, दिस मंथ इट वाज अ 10 रुपी एनएवी, you will get 100 units. Next month when you go to market, because of rising market the NAV has gone up at 12 rupees. Your 1000 rupees will give you close to 83 units. Mutual fund में हमें units मिलते हैं, we don't get shares, we get units indirectly. You will see that every 1000 rupees in rising market will give you less number of units. इसका मतलब ये है buy less when the markets are rising. ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है जो ऑटोमेटिकली एसआईपी में सेट हो जाता है, दैट यू आर बाइंग लेस व्हेन द मार्केट इज राइजिंग बिकॉज योर मनी इज फिक्स्ड इन एसआईपी. सेकेंडली, वेटेड एवरेज कॉस्ट का भी एक फायदा मिलता है. योर एवरेज कॉस्ट इज 13 रुपीज, वेर इन दी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स इज ओनली 12.61. सो इट गिव्स यू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. इसे एसआईपी में सिंपल टर्म्स में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है. सो राइजिंग मार्केट में यू आर बाइंग लेस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यहाँ उल्टा कर रहे हैं आप, बिकॉज मार्केट्स बढ़ रहे हैं, आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, यू आर बाइंग मोर एंड मोर एंड मोर, और सडनली मार्केट नीचे गिरेगा एंड यू विल गेट स्टक. नाउ लेट्स लुक एट फॉलिंग मार्केट सिनेरियो. फॉलिंग मार्केट में वही 10,000 के एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं. 10,000 रुपए से आपकी 100 यूनिट आई. अब मार्केट गिर गया, 10 की जगह 8, उसकी मार्केट की एनएवी 8 हो गई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की, तो आपको 100 के सामने 125 यूनिट्स मिल रहे हैं. अगेन मार्केट गिर गया, आपको 166 यूनिट्स मिल रहे हैं. इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं फॉलिंग मार्केट में. व्हाट दिस मींस, यू आर बाइंग मोर व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग. तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, एक नेचुरल लॉ है जो ऑटोमेटिकली एसआईपी में इनबिल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई SIPs are one of the best products which have happened for anyone and everyone who is looking for a systematic and disciplined investing over a long period of time. And average volatile market में आपकी weighted average cost रूपी cost की वजह से कम हो रही है. So ये एक बहुत ही powerful phenomena है जो बहुत ही simple है और boring है. बोरिंग होने की वजह से हमें लगता है यार ये कब मेरा पैसा बनेगा, 1000, 2000, 5000 से धीरे धीरे पैसा बनेगा, बट बूंद बूंद से सागर भरता है. तो आज से ही इस पावरफुल फॉर्मूला का अपनी लाइफ में इंपैक्ट बिल्ड करिए एंड वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करिए. यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट्स. डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज Prabhudas Leeladas research and lot of other services to get into direct stock market, do lump sum investments also. But you can also look at SIP investments in direct equity or mutual fund route, whatever is suitable to you. But start this investment discipline as early as possible in your life to harness the power of compounding in your life and make yourself rich and rich and rich. So with this, I will like to end my presentation by my last and most important slide, that start as early as possible, start investing as early as possible, invest regularly, don't stop investments in between. अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टमेंट बंद मत करिए. गिरते हुए मार्केट में आपको ज्यादा फायदा होगा बिकॉज आप ज्यादा माल खरीद रहे हैं. So invest regularly. Don't stop your investments in volatile markets just because markets have fallen. It's a very good opportunity to buy new investments or new shares or new mutual fund units when the markets are falling. Diversify your portfolio. Last and not the least, have adequate insurance. If you follow these rules, nobody can stop you from your wealth creation journey. So with this, I'm stopping my presentation. This was my last slide, and I'll be happy to take your question and answers. If you have any, I can see a couple of questions in chat box and Q&A. I'll love to answer them definitely. Hansaben Padalia, thank you for your very good comment on Manoj Bhai. And then there is a question by Mr. Mohsin Bhai. Mohsin Bhai wants to know about unlisted stocks.
सो मोहसिन भाई, अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, मगर अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है और आप इफ यू आर रेडी फॉर दैट, तो ही आप अनलिस्टेड शेयर में आइए, बिकॉज अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। We do have that services for a couple of our clients who come into the high risk bracket. So if your risk profile permits you to invest into unlisted shares, we'll be happy to provide you the information. Manoj bhai will connect with you and maybe give you more information on unlisted stocks. It's a slightly different topic, so maybe I will personally explain you whenever that time mutually agreed time जो आपका suitable होगा. Along with this, अगर और भी कोई किसी के क्वेश्चन तो I'll be happy to take. I think I can. नवरतन जी अग्रवाल ने हमें थैंक यू बोला है. थैंक यू नवरतन जी फॉर योर एक्नॉलेजमेंट एंड योर गुड विशेस. गणेश जानकीरामन जी पूछ रहे हैं व्हाट इज योर व्यू ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो मिस्टर गणेश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट्स, बट it's a slightly different market where you deal into derivatives. So if you have adequate knowledge of derivatives, then definitely it could be a good area, but it's mostly used for hedging of investments. So use derivatives wisely for hedging your investments into stock markets. And Prabhudas Liladhar runs a lot of derivative sessions where you can get more knowledge on future and options. They are dedicated basic level webinars as well as advanced level webinars for derivatives. आप कोई भी अटेंड करेंगे वेबिनार तो डेफिनेटली मनोज भाई आपको उसकी इंफॉर्मेशन देंगे एंड वहां आपको डेरिवेटिव के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी. एंड दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं विल गेट इन टच विद मनोज सर फॉर स्टार्टिंग एसआईपी. डेफिनेटली दीपक जी ये करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है. एंड मनोज विल गाइड यू फॉर दैट. थैंक यू नितिन जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. थैंक यू मिस्टर अमोक पारटकर जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. एंड I mean, if we don't have any other questions, so we are ready to wind up. Over to you, Devang and Manoj.